परिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आप सब लोग को मैं प्रणाम करके आज हम लोग ख वैगुण्यता का मतलब है कि यहाँ पर भी जहां पर भी संघ होता है वहां पे ख वैगुण्यता हो जाती है और उसकी वजह से व्याधि होती है। तो ख वैगुण्यता अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में हो गया, जहां से मूत्र की उत्पत्ति हो रही है और मूत्र विसर्जन हो रहा है, वहां पे अगर इन्फेक्शन हो गया तो वहां पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऐसा शब्द बोलते हैं। वहां पे संघ हो गया है, यूरिन अच्छे से नहीं निकल पा रहा है और मूत्र कृच्छता हो जाती है। आयुर्वेद में अगर हम लोग देखें तो इसको मूत्र कृच्छता बोलते हैं और एलोपैथी में अगर देखें उनकी भाषा में इंग्लिश में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का जिस तरह से ज्वर व्याधि में निज दोषों से ज्वर होता है, जैसे वातज पित्तज कफज, इसके वजह से ज्वर होता है। वात पित्तज पित्त कफज वात कफज इनसे होता है। और फिर वहां पे आगंतुज कारण भी बताया गया है। आठवां कारण आगंतुज है। इस तो हमें आगंतुज कारणों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, इनके वजह से अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर उसको आगंतुज कारणों से मूत्रकृच्छता, इसको हमें समझना जरूरी है। और केवल ये हट नहीं करना चाहिए कि आयुर्वेद में नहीं लिखा इन्फेक्शन शब्द तो हम कैसे माने। तो आयुर्वेद ने ये भी तो नहीं बोला है ना कि गंदे टॉयलेट में जाएं और वहां पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो आगंतुक कारणों से व्याधि नहीं होगा, ऐसा तो कहीं नहीं बोला है। निज दोष जितना महत्वपूर्ण है, वात पित्त कफ अग्नि की दृष्टि स्त्रोतक, लेकिन बाह्य जो चीजें होती हैं उसका शरीर पे इफेक्ट होता है। और गंदगी जो है, गंदा चीज है जो शरीर को असात्म्य है, यहाँ पे असात्म्य शब्द बोला है। और व्याधि क्षमत्व अगर कम है तो कहीं ना कहीं बॉडी को वो नुकसान करती है। इसलिए हम लोग पहले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब आगंतुक कारणों से जो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वह देखेंगे। और उसके वजह से शरीर के जो दोष हैं, वात पित्त कफ, ये अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं और भी चीजें इम्बैलेंस हो जाती हैं तो विषम जब दोष हो जाते हैं तो शरीर पे क्या इफेक्ट होता है, यह सब हम विस्तार से अंशांश कल्पना से चर्चा करने वाले हैं। मेरा जो ये सेशन है यह एडवांस स्टडी है। अभी पहले हम लोग जो बातें करते थे वो प्राइमरी लेवल पे बात करते थे, अभी हम थोड़ा बहुत ज्यादा हाई लेवल की बात कर रहे हैं और चिकित्सा भी बहुत ज्यादा डीप में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं आज कितना कर पाता हूँ देखते हैं, कल हम और डिटेल में ये टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। हम पहले थोड़ा मॉडर्न का टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे ताकि आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों को समझ आए कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई है। ऐसा कोई नहीं है जो यूरिनरी ब्लैडर को नहीं जानता है, यूरेथ्रा को नहीं जानता है, ये सब तो कॉमन चीजें हैं। हम इन्हीं चीजों पे फोकस करके अभी हम चर्चा करने वाले हैं। जब हम, आप लोग को शायद ये दिख रहा होगा, मैं ऐसा अपेक्षा कर रहा हूँ कि दिख रहा होगा, मूत्रकृच्छता व्याधि माधव निदान में बताया, वो अभी हम चर्चा करेंगे और उसकी चिकित्सा भी करेंगे। लेकिन अभी हम जो बात करें आगंतुक कारणों से अवैगुण्यता हो जाती है, स्रोतोरोध हो जाता है, आम की उत्पत्ति होती है और उसकी वजह से इन्फेक्शन जो पैथोलॉजी होती है वो क्या होता है। तो यूटीआई जो रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हो गया बाह्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक की वजह से, तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें किडनीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं,
जो यूरेटर है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और यूरेथ्रा, मूत्र गविनियों को यूरेटर बोलते हैं, तो वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। किडनी वृक्क है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ब्लैडर इन्वॉल्व हो सकता है, यूरेथ्रा इन्वॉल्व हो सकता है। तो ज्यादातर हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो वो ज्यादातर कैसे आते हैं कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में होता है और यूरेथ्रा में। अब टर्म्स क्या क्या मॉडर्न भाषा में टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, क्योंकि पेशेंट हमारे पास जब भी आते हैं तो रिपोर्ट्स लेके आते हैं, हमें वो रिपोर्ट देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एनाटॉमिकली क्या इफेक्ट हुआ है, डिफेक्ट हुआ है, वो हमें देखना ही पड़ता है, और उसके बाद में सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, दर्शन स्पर्शन और परीक्षण। हम संप्राप्ति आयुर्वेद का लगाएंगे, चिकित्सा भी आयुर्वेद का देंगे, लेकिन हमें मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के हिसाब से थोड़ी सहायता लेनी ही पड़ती है। तो अभी सिस्टाइटिस जो बोलते हैं, ये इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन को हम सिस्टाइटिस, आइटिस जहां पर भी है वहां पे इन्फ्लेमेशन है, फिर उसके बाद में वहां पे इन्फेक्शन है, ऐसी पैथोलॉजी होती है। यह बहुत कॉमन टाइप का यूटीआई होता है, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। अब यहाँ पे ट्रैक्ट बोला है, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब आयुर्वेद के हिसाब से मूत्र व स्त्रोतस, स्त्रोतस शब्द हम बोलते हैं वहां पे, यूरिनरी ट्रैक्ट ऐसे शब्द बोले, एक ही चीज है। पानी को आप जल बोलिए या फिर पानी बोलिए या वाटर बोलिए, एक ही चीज है। उर्दू में पानी बोलते हैं, हिंदी में जल बोलते हैं, या नीर बोलते हैं संस्कृत में, और वाटर बोलते हैं, लेकिन तत्व तो एक ही रहते हैं। वैसे ही स्त्रोतस जो है यहाँ पे, अलग अलग स्थान के हिसाब से वो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है। तो ब्लैडर के इन्फेक्शन को यहाँ पे सिस्टाइटिस बोलते हैं। उसी तरह से यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्रा का इन्फेक्शन मतलब यूरेथ्राइटिस। अब पाइलोनेफ्राइटिस, ये शब्द का मतलब क्या है कि इन्फेक्शन ऑफ द किडनी। जैसे आप लोग को डायग्राम में दिख रहा है कि किडनी में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। और ये बहुत ही सीरियस टाइप का इन्फेक्शन होता है, और इसमें तुरंत ही चिकित्सा करनी पड़ती है। ये ब्लड स्ट्रीम से स्प्रेड हो सकता है पूरे बॉडी में, और फिर पेशेंट को फीवर आ सकता है, और बहुत ज्यादा ये तकलीफदायक हो सकता है। अब हम लोग और देखते हैं तो यूरिन जो है वो बैक फ्लो हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में जो कलेक्ट हो रहा है वो बैक फ्लो हो जाता है, हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए जो यूरेटर ऊपर से नीचे जो आ रहा है, तो ब्लैडर के उधर वॉल रहते हैं जिसको हम वेसिको वेसिको एक मिनट, वेसिक आउटर वॉल्स जो बोलते हैं हम लोग, वेसिक आउटर वॉल्स जो रहते हैं वो रोक के रखते हैं कि जब किडनी से यूरिन आ रहा है यूरेटर के थ्रू, तो वो यूरिनरी ब्लैडर में संचित होता है और वो बैक फ्लो ना हो। अगर वो बैक फ्लो हो जाएगा, जैसे मूत्र वेग का अवरोध किया जाता है बार बार, तो वो बैक फ्लो होता है और इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं, बैक्टीरिया के पनपने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए आयुर्वेद में भी रोगा सर्वेपि वेगोदीरण धारणे, वेग का धारण करना और उदीरण करना, ये कारण बताया गया है आयुर्वेद में। तो बैक फ्लो ना हो इसलिए यूरेटर के एंड में और ब्लैडर के शुरुआत में एक ऐसे दरवाजा टाइप वॉल रहते हैं जिसको वेसिको काउटर वॉल्स बोलते हैं। यूरिन के बैक फ्लो को वो रोकता है। अब हम आगे देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होता है तो यूरिनरी ब्लैडर में होता है और यूरेथ्रा में होता है। ये कॉमन साइट है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना, वो पब्लिक टॉयलेट यूज कर लिया उन्होंने, और जहाँ गंदगी है, और ज्यादातर लेडीज लोग को ये ज्यादा होता है, क्यों होता है उसका हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन क्या होता है कि कहीं पर भी स्वच्छता नहीं है, अनहाइजीनिक कंडीशन है, बहुत सारा यूरिन यूरिन करके लिया है और वहाँ साफ सफाई नहीं है, वहां पे जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनका शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो वीक होता है। उसके ऊपर जब रहता है, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होता है, तो उसमें यूरेटर इन्वॉल्व होते हैं और किडनीज इन्वॉल्व होते हैं। अब ये अगर हम लोग देखें तो यूटीआई जो है ये ज्यादातर किनको होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादातर वुमेन को होता है, स्त्रियों को होता है, माता बहनों को होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा होता है वो शॉर्टर होता है, छोटा होता है, तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बैक्टीरिया जो है वह जल्दी यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है क्योंकि यूरेथ्रा जो होता है वो छोटा होता है। लेकिन ये जो इन्फेक्शन है ये किसी को भी, पुरुषों की भी हो सकता है, स्त्रियों को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पुरुषों को नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पुरुषों का जो यूरेथ्रा होता है लॉन्ग होता है, और एनस से प्रॉक्सिमिटी जो रहती है, मतलब जो गुद द्वार है उससे थोड़ा दूर रहता है।
और मतलब वो एडजस्ट कर सकते हैं, यूरिन पास करते टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो उनको इन्फेक्शन कम होता है। अगर देखा जाए तो अगर वो हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं और अपने आप को ध्यान दे रहे हैं तो उनको कम होता है। लेकिन स्त्रियों को जल्दी होता है, क्यों? क्योंकि उनका यूरेथ्रा शॉर्ट होता है, स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चर की वजह से होता है, और बैक्टीरिया के एंट्रेंस जल्दी हो जाते हैं, इसलिए उनको इन्फेक्शन जल्दी होता है। अब शरीर में खुद ही डिफेंस मैकेनिज्म होता है। पहला क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म? शरीर को बचाता क्या है, क्या क्या चीजें बचाता है इन्फेक्शन ना होने के लिए? तो क्या होता है कि यूरिन का पीएच जो होता है, एक पीएच लेवल होता है जो बैक्टीरिया के लिए अच्छा नहीं होता है, बैक्टीरिया के जो जर्म्स होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता है। जर्म्स जाते हैं, और अगर वो पीएच मेंटेन किया है, आप लोगों ने रिपोर्ट्स में भी देखा होगा, यूरिन एनालिसिस होता है तो अगर वो पीएच बराबर है तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। बॉडी का डिफेंस सिस्टम खुद ही रक्षा करता है। और दूसरा है यूरिनरी ब्लैडर अगर कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है, एंड तक वो नहीं रहता पूरा, मतलब रेसिडुअल यूरिन नहीं रहता है, और तो फिर वो जल्दी से इवैक्यूएट हो गया और फिर इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यूरिन को होल्ड किया, बहुत देर तक होल्ड किया, और एक भी बैक्टीरिया ने एंट्री कर दिया, और या फिर ब्लॉक रहा, वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकलने का ब्लॉक रहा, जैसे हम मूत्रव्य का अवरोध बोलते हैं, तो वो ज्यादा देर तक यूरिन रिटेंशन होने की वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी होने लगता है। और ये ब्लैडर जो होता है वो नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि वह एक बार यूरिन पास करने गए तो वो नॉर्मल फिजियोलॉजी में वो एम्प्टी हो जाता है। अगर कोई पैथोलॉजी होती है, कोई मतलब व्याधि होती है, तो वो रेसिडुअल यूरिन रहता है। और आयुर्वेद ऐसा बताता है, आयुर्वेद ग्रेट साइंस है, आयुर्वेद बोलता है कि वेगा न धारित न उदीरित, वेगों को न धारण करना है और न जबरदस्ती निकालना है। जो लोग जबरदस्ती निकालते हैं उनको भी बात व्याधि होती है, और जो लोग रोक के रखते हैं उनको भी बात व्याधि हो जाती है। तो अगर कंप्लीटली इवैक्यूएट हो रहा है, तो ये सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म है कि यूरिन रह ही नहीं रहा, बैक्टीरिया है पूरा वॉश आउट हो जा रहा है। अगर एंट्री भी कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के जर्म्स है वो निकल जा रहे हैं। तो ये सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। तीसरा जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, जो उसके वॉल्स होते हैं, वैसी आउटर वॉल्स, ये क्या करते हैं कि बैक फ्लो ऑफ यूरिन जो है, जो यूरेटर से किडनी तक जाने के लिए रोक देते हैं, रास्ता को रोक देते हैं। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और अगर इन्फेक्शन हो ही रहे तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक रहेगा, वॉल की वजह से इन्फेक्शन ऊपर नहीं फैल पाता है। अगर वो डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कि अभी भारत पाकिस्तान का 3 दिन का युद्ध हुआ था, तो मोदी जी ने जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाया था, उससे पाकिस्तान की जितने भी ड्रोन्स आए, मिसाइल आए, उसको उधर हवा में उड़ा दिया गया। अगर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो हमारे देश के बहुत सारे शहर जो है, बड़े बड़े शहर तबाह हो जाते, कितने लाखे लाखों करोड़ों लोग की जान जाती। लेकिन डिफेंस सिस्टम जो होता है वो रक्षा करता है। वैसे हमारे शरीर में जो यूरिन का पीएच वैल्यू है, वह खुद डिफेंस करता है, रक्षा करता है। दूसरा क्या है कि मैंने बताया कि एम्प्टी हो जाता है, वो भी डिफेंस मैकेनिज्म की, पूरा बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाता है अगर एंट्री किया तो। तीसरा है कि वॉल्स रहते हैं, वेसिक आउटर वॉल्स, ये यूरिन का बैक फ्लो ऊपर नहीं होने देते हैं, अपर एरिया में नहीं होने देते हैं, तो अगर इन्फेक्शन भी हुआ तो नीचे तक ही रहेगा। ये सारी चीज होती है। अब क्या होता है रिस्क फैक्टर्स अगर हम लोग देखते हैं, यूटीआई जो रहता है वुमेन को जल्दी होता है, ये मैंने बता दिया। दूसरा क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को ये ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, और मेनोपॉजल लेडीज को होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा होने के चांसेस? उनको क्योंकि हॉर्मोन्स जो रहते हैं वो ऐसे सीक्रेट होते हैं शरीर में, जब प्रेगनेंसी रहती है तो मसल्स को वो रिलैक्स करते हैं, ताकि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो सके, बच्चा अच्छे से घूम सके, पूरा जो प्लासेंटा के अंदर में है। तो उसमें क्या होता है डिफेंस सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। मसल्स अगर वीक हो गए, वीक नहीं रिलैक्स अगर हो गए, तो बैक्टीरिया वहां पे इजिली ग्रो कर सकते हैं। अगर मसल्स रिलैक्स पोजीशन में नहीं है, डिफेंसिव सिस्टम है, मसल्स में भी बहुत इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो कभी ऐसा इन्फेक्शन नहीं होने देगा। तो प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसी तरह से मेनोपॉज में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो इस्ट्रोजन जो रहता है वो थोड़ा कम होने लगता है। मेनोपॉज मतलब रजोनिवृत्ति होने लगती है, तो बैक्टीरिया इस्ट्रोजन कम होने की वजह से जल्दी ग्रो करते हैं। जब तक इस्ट्रोजन रह रहा है तब तक इतना फास्ट नहीं ग्रो करेगा, इस्ट्रोजन के कम होते ही बैक्टीरिया का ग्रोथ जल्दी जल्दी होने लगता है। इसी तरह से
तीसरा रिस्क फैक्टर क्या होता है कि जिन लोगों को डायबिटीज है, हाई ब्लड शुगर है, उन लोगों को जिनका HbA1c बहुत ज्यादा है, 6 से बहुत ज्यादा है, 9 है, 10 है, उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों? जैसे हम लोगों को मीठा चीज बहुत पसंद होता है, आजन में साथ में चींटी और पिपीलिका को भी, कीट और पिपीलिका को भी मीठा पसंद होता है। तो बैक्टीरिया जो है वो भी तो जीव जंतु है, मतलब हमें दिखते नहीं है लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको भी मीठा बहुत पसंद होता है। तो जहां पर भी डायबिटीज है, यूरिन में शुगर है या फिर ब्लड में शुगर है, उनको उनका शरीर ऐसा होता है कि बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते हैं। बैक्टीरिया को स्वीट बहुत पसंद है, मीठा पसंद है, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, उनके कॉलोनीज बन जाते हैं वहां पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में। तो वहां पे इन्फेक्शन ज्यादा होता है डायबिटिक पेशेंट को। उनको अब फिर इन्फेक्शन होने से क्या, वो लोग बोलते हैं कि हमें बार बार यूरिनेशन हो रहा है, हमें बार बार जलन हो रही है पेशाब करने के बाद में, ये सब कंप्लेंट होता है। तो डायबिटीज ये एक कारण हो सकता है। उसी तरह से जिनका एनलार्ज प्रोस्टेट है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है, उन लोगों को भी यूरिन जो होता है वो ब्लॉक हो रहा है। जहां पे यूरिन रुकेगा वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा होगा। तो प्रोस्टेट वाले पेशेंट भी बोलते हैं कि हमें बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, हमें जलन हो रही है, हमें यूरिन करने में तकलीफ हो रही है। तो ये भी कारण, क्योंकि यूरिन को रोका जा रहा है, वो नहीं रोक रहे हैं, लेकिन वो प्रोस्टेट जो है ग्लैंड बड़ा हुआ है और उसके वजह से भी बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं। उसी तरह से जो यूरिनरी कैथेटर लगाया जाता है, तो कैथेटर भी ज्यादा दिन तक रहेगा तो वो रास्ता भी बैक्टीरिया को मिल जाता है अंदर घुसने का। तो कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, CAUTI, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये कॉमनली होता है। जो लोग बहुत दिनों तक कैथेटर, मेल फीमेल जो भी पॉलिश कैथेटर लगाए रहते हैं ना, उनको भी इन्फेक्शन होता है। उसी तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी जब हो रही है तो वो रास्ते से भी, क्योंकि फीमेल का यूरेथ्रा छोटा है, मेल के शरीर में कहीं बैक्टीरिया है, वो वहां से एंट्री कर देगा, और फीमेल को होगा तो हस्बैंड को भी होगा। या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, वो अगर है फैला हुआ है तो मेल को भी हो जाएगा, फीमेल को भी हो जाएगा। तो सेक्सुअल एक्टिविटी भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक कारण हो सकता है। इसी तरह से डिहाइड्रेशन होना, अगर पसीना ज्यादा निकल गया या फिर पानी कम पिया है शरीर में, जितना पानी चाहिए, जरूरत जरूरत हो रही है, प्यास लग रही है लेकिन तृष्णा वेग का अवरोध किया है, तो अगर पानी कम है शरीर में, या धूप में बहुत घूम रहे हैं, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी में रह रहे हैं और पसीना से ज्यादा निकल रहा है, पानी कम पी रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से बैक्टीरिया जो है वो फ्लश आउट नहीं होते हैं शरीर से, और फिर वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। इसी तरह से स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होती है, जो वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स होता है बच्चों में, मतलब ब्लैडर से ऊपर की तरफ जो रिफ्लेक्स होता है बार बार, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होती है, उसमें भी इंफेक्शन होने के चांसेस बच्चों को ज्यादा होते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो है, अब हम बैक्टीरिया पे आते हैं। बैक्टीरिया जो रहते हैं वो किस तरह के बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं, तो उसमें ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है वह सबसे कॉमन कॉज होता है। वो हमें यूरिन एनालिसिस में पता चल जाता है कि उसके वजह से ये हुआ है, या यूरिन कल्चर करते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो 80 to 90% जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, अब ये आगंतुक कारण है। हम पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया और वायरस, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? आयुर्वेद, अगर हम पुराणों को मानते हैं और आयुर्वेद को मानते हैं, तो एक स्टोरी बताया गया है, चक्रपाणी जी ने बताया है। जब ज्वर की उत्पत्ति हुई तो ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ज्वर की उत्पत्ति के लिए बोला गया है कि जब दक्ष ने अपमान किया रुद्र का, शिव जी का अपमान किया, और उनकी जो पत्नी थी सती माता, उनको अपमान किया, शिव जी को नहीं बुलाया जब हवन हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। तो वहां पे सती माता बिना बुलाए ही चली गई और देखा कि उनके हस्बैंड का अपमान हो रहा है, कोई उनको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो उन्होंने खुद को भस्म कर दिया यज्ञ की अग्नि में। तो जब शिव जी को पता चला तो उन्होंने तीसरी आंख को खोल दिया। शिव जी ने जब तीसरी आंख खोला तो एक वीरभद्र नाम का एक शिव गण को उत्पन्न किया। शिव, तो उसको ये बोला, उन्होंने आज्ञा दिया कि आप जितने भी देवता हैं जिनकी वजह से सती माता ने भस्म कर लिया क्रोध में, उन सबको आप पनिशमेंट करके आइए। और दक्ष प्रजापति का भी जो गला था वो काट दिया गया, और बाद में अश्विनी कुमार जो वैद्य थे उन्होंने गधे का सिर लगाया, ट्रांसप्लांट कराया, हेड ट्रांसप्लांट। लेकिन जो
सभी देवताओं को पनिशमेंट मिला क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा सती माता आदि शक्ति का अपमान किया था। तो बाद में जब वीरभद्र वापस लौटा तो उससे पूछा कि आप शिव जी अब मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो क्रोध के ज्वाला से उत्पन्न हुआ था। तो उसको शिव जी ने ये आशीर्वाद दिया कि तुम इस संसार में सूक्ष्म जो कीटाणु है उस रूप में तुम फैल जाओ, पूरी दुनिया में फैल जाओ, और जो भी मिथ्या आहार विहार करता है उनके शरीर में प्रवेशित होके व्याधि उत्पन्न करो, व्याधि या ज्वर कुछ भी उत्पन्न करो। तो वही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब चीजें मैं चक्रपाणी की टीका पढ़ाऊंगा ज्वर में, ये चीजें उल्लेखित की गई हैं। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया जो है बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ने ये आशीर्वाद दिया है वीरभद्र को कि जो भी मिथ्याहार विहार करे उसको ये हो जाएगा। अब यहाँ पे विहार ऐसा हो रहा है कि लोग जो क्लीन टॉयलेट नहीं है वहां पे बैठ रहे हैं, तो ये विहारात्मक प्रज्ञापराध हो रहा है। तो अब यही हम इंग्लिश में बोलते हैं कि ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, वह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करने एक कॉज होता है। उसी तरह से कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं, ये आगंतुक कारण है, शरीर में नहीं है, वो बाहर से आ रहे हैं। तो स्टेफिलोकोकस नाम का बैक्टीरिया है, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर सेप्रोफाइटिकस नाम का बैक्टीरिया हो सकता है। क्लेब्सियला नाम का बैक्टीरिया हो सकता है। प्रोटियस एंट्रोकोकस नाम का बैक्टीरिया हो सकता है। और कभी कभी वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं या फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, मॉडर्न के भाषा में देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है आगंतुक कारण है, वो यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरेथ्रा के थ्रू एंटर कर रहा है और फिर वहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है। उसको आशीर्वाद मिला है शिव जी से कि आपको व्याधि करना ही है, जो लोग मिथ्या आहार विहार करते हैं उनको पनिशमेंट देना है। प्रज्ञापराध तो देवताओं ने भी किया था, शिव जी को नहीं बुलाया था। सती माता क्रोध की वजह से, और जहां पर भी स्त्री का अपमान होगा वहां पे भगवान और यूनिवर्स माफ नहीं करते हैं। तो उन अब वहां पे अलग वो प्रज्ञापराध था, उस तरह का प्रज्ञापराध था। मनुष्य अगर प्रज्ञापराध करेगा तो ये, क्योंकि उनको आशीर्वाद है बैक्टीरिया के रूप में, तो वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं। कहाँ पे करते हैं उनको, जहां स्पेस मिलता है यूरिनरी ब्लैडर में, वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं। अब इसके वजह से जो बैक्टीरिया है वो अच्छी चीज तो है नहीं, वो नुकसान करने वाली चीजें हैं। वो उसके वजह से, आगंतुक कारण की वजह से बॉडी रिएक्ट करता है और व्याधि क्षमत्व कम रहता है वहां पे, और फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस शुरू हो जाते हैं। अगर ये इन्फेक्शन अगर ब्लैडर तक कंफाइंड है तो इसको हम बोलेंगे यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर तक है तो हम इसको बोलेंगे लोअर यूटीआई, मतलब सिस्टाइटिस, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर ये ऊपर और जाएगा, यूरेट्रो, एक मिनट रुकिए, ये अगर ऊपर जाने लगता है, जो वॉल है, वेसिको काउटर वॉल से ऊपर अगर जाने लगता है, यूरेटर से और किडनी तक जाने लगता है, तो हम इसको बोलेंगे पाइलोनेफ्राइटिस या अपर यूटीआई। यूरेटर में भी इन्फेक्शन हो रहा है और किडनी में भी हो रहा है। अपर यूटीआई मतलब अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, और इसकी वजह से सीवियर बीमारी, सीवियर इलनेस हो सकता है, बहुत ज्यादा बीमारी हो सकता है। कुछ कुछ रेयर केसेस में वो इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और पूरे शरीर में सेप्टिस करने लगता है, सेप्टिसीमिया करने लगता है। पेशेंट कहाँ चला जाता है, कोमा में चला जाता है, रेयर कंडीशन में अगर इलाज नहीं किया जाए। अब दोनों में चीजें में क्या फर्क होता है। लोअर यूटीआई अगर हुआ है, लोअर में जहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में है, तो उसमें और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या फर्क है, वो सिम्टम से पता चल जाता है कि अगर लोअर भाग में है तो अर्जेंसी टू यूरिनेट, बार बार जाने का अर्जेंसी होगा, रोका नहीं जाएगा, बार बार यूरिनेशन आएगा। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो अभी जाके वॉशरूम और फिर आए, फिर से उनको फिर जाना पड़ा, फिर थोड़ा हुआ फिर जाना पड़ा, मतलब बेचैन रहते वो। तो अर्जेंसी टू यूरिनेट। फिर उसके बाद में डाइसूरिया, मतलब पेन और बर्निंग यूरिनेशन होता है, जलन होती है और बहुत ज्यादा दर्द होता है, उन लोगों को बहुत तकलीफ होने लगती है। फिर यूरिन करते टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है, कृच्छता, मतलब कठिनाई से यूरिन थोड़ा सा आता है, और जब भी आता है तो ऐसा लगता है कि मिर्ची का कुछ तो ऐसे तीखा जल गया, इतना ज्यादा पेशेंट को बर्निंग होने लगती है। या फीवर आने लगता है, ठंडी बज के चिल्स होता है, या क्लाउडी और फॉल स्मेलिंग, या डार्क कलर का यूरिन आता है। और उसी तरह से क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन आते हैं, बहुत गंदा स्मेल आता है। थोड़ा भी यूरिन किया ना, इतना गंदा स्मेल होता है, इतना गंदा कि कोई वहां पे रहेगा तो उसको उल्टी आ जाएगी, इतना गंदा स्मेल रहता है।
और सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट रहता है। वो पूरा प्यूबिक एरिया के ऊपर जो है वहां पे डिस्कम्फर्ट रहता है। कभी कभी ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है तो हिमेचूरिया होता है, मतलब खून आने लगता है। इसको हम रक्त पित्त भी कह सकते हैं, रक्त में बहुत ज्यादा उष्णता बढ़ गया इन्फेक्शन की वजह से, रक्त पित्त जैसा भी हो रहा है। और डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और वहां पे इन्फेक्शन इतना हो गया कि रक्त वाहिनियों तक वो इन्फेक्शन फैल गया। तो वो भी हो सकता है, हिमेचूरिया हो सकता है या नॉक्टूरिया हो सकता है, मतलब रात को बार बार यूरिन जाना हो सकता है। अगर अपर यूटीआई हुआ है, किडनी तक इन्फेक्शन गया है, तो उसमें फ्लैंक्स में पेन होगा, मतलब जो पूरे अपने ये जो पेट है, लोअर एब्डोमेन है, थाइज है, वहां पे बहुत पेन होगा। एब्डोमेन में होगा, पेल्विक एरिया में, लोअर बैक में बहुत पेन होगा। बुखार आएगा और ठंडी बच आएगा, उल्टी आएगा और जी मिचलाएगा, नौशिया होगा। फिर सीवियर मेलिएज, ऐसा लगेगा कि बीमार है बहुत ज्यादा। और ये जो लोअर यूटीआई के जो सिम्टम्स होते हैं कि बार बार यूरिनेशन हो रहा है, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, अर्जेंसी हो रही है, बर्निंग हो रहा है, ये भी होगा। और उसके साथ नौशिया और वॉमिटिंग भी होगा। अगर सब हो गया, ब्लड स्ट्रीम में चला गया ये इन्फेक्शन, किडनीज के थ्रू पूरा बॉडी में फैल गया, तो उसके और सिम्टम्स सीवियर रहेंगे कि बहुत फीवर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पेशेंट इररिलेवेंट टॉकिंग करेगा या कोमा में चले जाएगा, या डेथ भी हो सकती है अगर उसको ठीक नहीं किया गया। तो डायग्नोसिस अगर करना है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, तो उसके लिए पहले तो डायग्नोस्टिक जो टूल्स है वो हम चर्चा करेंगे, फिर हम आयुर्वेद पे आते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए स्ट्रिप मिलते हैं, यूरिन डिप स्टिक करके एक टेस्ट होता है। यूरिन को वो स्ट्रिप को डालते हैं और फिर वो देखते हैं, उससे हमें पता चलता है। या यूरिन का एनालिसिस करते हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी कितना बढ़ गया है, टीएलसी वो कितना है, वो डब्ल्यूबीसी को चेक करके पता चलता है। यूरिन कल्चर करते हैं, जो सबसे रिलायबल है, विश्वसनीय है। उससे ये हमें पता चलता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसमें कर्ज चल रहा है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बॉडी पे अटैक किया है। और यूरिन कल्चर के साथ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंटीबायोटिक डाला जाता है और देखा जाता है कि कौन से माइक्रोब्स मर सकते हैं, कौन से पनप रहे हैं, कोई किस पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यूरिन कल्चर से हमें पूरा अच्छे से डिटेल में पता चलता है। उसी तरह से अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें पता चलता है, यूएसजी करने से कि सिस्टाइटिस है तो वॉल्व कैसी है, वहां के जो अंदर की लेयर है वो किस तरह से, वहां पे ग्रोथ हो गया है क्या, किस तरह से वो दिख रहा है। या सीटी स्कैन जब करते हैं उससे हमें और पता चलता है। इसी तरह से सिस्टोस्कोपी किया जाता है। सिस्टोस्कोपी मतलब, स्कोपी मतलब अंदर से देखा जाता है, पूरा जो अंदर का यूरिनरी ब्लैडर है उसके पूरा स्कोपी, जैसे टेलीस्कोप होता है, वो पूरा अंदर से देखा जाता है कि उसके वॉल्व कैसे हैं। अगर ब्लैडर या यूरेथ्रा में अगर दिख रहा है तो वो हमें फिर इजीली डायग्नोस हो गया, तो हमें ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। सीटी स्कैन करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी अगर हो गई तो सीटी स्कैन से ही हमें पता चल जाता है। अब इसके बाद आते हैं मॉडर्न में चिकित्सा कैसे करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ गए, पता चल गया, तो एंटीबायोटिक का थेरेपी दिया जाता है। उसके बाद में पेन रिलीफ मेडिकेशन दिए जाते हैं। फ्लूइड इनटेक बढ़ा दिया जाता है कि वो वॉश आउट हो। यूरिनरी एल्कलाइजर दिया जाता है, सिटाल सिरप जैसे दिया जाता है। फिर प्रोबायोटिक्स दिया जाता है कि भूख बढ़े, अग्नि अच्छा हो, आम निकल जाए। और प्रिवेंटिव मेजर्स किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स में सल्फा मिथोक्सेजोल दिया जाता है, नाइट्रोफुरेंटोइन दिया जाता है। फिर ट्राइमिथोप्रेम प्राइम इयोसोमाइसिन दिया जाता है, एमोक्सिसिलिन का कोर्स किया जाता है, सिपेट्रिक्सोन दिया जाता है, क्विनिलॉन्स दिया जाता है 7 to 14 डेज। अगर शॉर्ट कॉज है तो 3 से 5 दिन का कोर्स होता है, या ज्यादा है तो 7 से 14 दिन तक। एनर्जेसिक दिया जाता है, पेन किलर। और फ्लूइड इनटेक बढ़ाया जाता है, 3 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। हाइड्रेशन किया जाता है। और यूरिन आउटपुट को चेक किया जाता है, पानी कितना पी रहे हैं और यूरिन आउटपुट कितना है। अगर यूरिन आउटपुट कम है तो किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक किया जाता है। फिर हाइजीन को मेंटेन रखा जाता है कि पेरिनियम का क्लीनिंग अच्छे से हो, वो एरिया पूरा साफ सफाई होना जरूरी है। तो कभी भी बैक से फ्रंट की तरफ नहीं क्लीन करना है, मतलब एनल रूट से ऐसे हाथ से ऐसे साफ करते आ रहे हैं और सामने आ रहे हैं, नहीं, वो एनस से फिर वो इन्फेक्शन फिर आएगा। तो इसीलिए फ्रंट से बैक की तरफ क्लीन करना, ये चिकित्सा मॉडर्न में बताई गई है। इस तरह से ये एलोपैथी का हो गया। अब हम आयुर्वेद पे आएंगे कि आयुर्वेद में इसको क्या बोला है।
मैं थोड़ा सा माधव निदान का कुछ चीजें बताऊंगा, दिखाऊंगा, और फिर आप लोग से भी मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। अब ये मूत्रकृच्छ आयुर्वेद में बोला गया है, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल रहे हैं। मैंने आगंतुक कारण से बता दिया। आयुर्वेद में निज कारण बताए हैं मूत्रकृच्छता के। वो क्या बता रहे हैं? निज कारण मतलब अंदर से वो प्रॉब्लम हो रहा है, दोष दूसरे समूर्छना हो रही है, कफ एगुण्यता हो रही है। आगंतुक तो हमने पढ़ लिया। अब मूत्रकृच्छ की संप्राप्ति में क्या बोला है? आप लोग ये श्लोक पढ़ेंगे? आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैडम आप पढ़ेंगी, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा सब लोगों ने जो पढ़ा है। जी सर, पढ़ रही हूँ। हाँ। व्यायाम तीक्ष्ण औषध वृक्ष मध्य बोलिए सब लोग। तीक्ष्ण औषध वृक्ष मध्य औषधारुक्षमद्य प्रसंग नित्य द्रुत पृष्ठयानात् प्रसंग नित्य द्रुत पृष्ठयानात् अनुपमांसाध्यशनादजीर्णात् अनुपमासाद्यसनादजीर्णात् स्युः मूत्रकृच्छाणि नृणां तथाष्टौ त्रिमूत्रपुच्छाणि नृणां तथाष्टौ पढ़िए प्रसंग मल्लाह। सर्वे अथवा कोपमुक्तेत्य इसके ऊपर वाला लाइन, ऊपर वाला लाइन। पृथग पृथग् मलः स्वैः कुपितानि दानैः सर्वे अथवा कोपमुपेत्यवस्तौ सर्वे अथवा कोपमुपेत्यवस्तौ मूत्रस्य मार्गं परिपीडयन्ति मूत्रस्य मार्गं परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयतीह कृच्छात् यदा तदा मूत्रयतीह कृच्छ्रात्। बहुत व्यायाम करने से, मिर्च और राई आदि तीक्ष्ण पदार्थ, तीक्ष्ण बहुत औषधि बहुत खाने से, रूखा अन्न खाने से, मदिरा बहुत पीने से, नित्य घोड़े और ऊंट आदि पर सवार होकर बड़े वेग से दौड़ने से, जल के समीप रहने वाले जीवों का मांस खाने से, एक बार भोजन पचे बिना फिर भोजन करने से और अजीर्ण रहने से मनुष्य को 8 प्रकार के मूत्रकृच्छ रोग हो जाते हैं। वातादि दोष अपने अपने कारणों से पृथक पृथक अथवा सब मिलकर मूत्राशय में जब कुपित होते हैं तब मूत्र के मार्ग लिंग में पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं। उस मनुष्य का मूत्र बड़े कष्ट से उतरता है। इस रोग को मूत्रकृच्छ कहते हैं। हाँ, तो जो बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एफवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पसीना बहुत निकल रहा है, बात का भी प्रकोप हो रहा है, और स्वेद प्रवृत्ति बहुत हो रही है। और स्वेद प्रवृत्ति हो रही है तो जो पित्त है, 1 मिनट म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए। क्या होता है कि पसीना बहुत आ रहा है और पानी कम किया जा रहा है, या फिर वात का प्रकोप हो रहा है, तो उसके वजह से मूत्रकृच्छता हो जाती है। मिर्च और राई, जो तीखा सरसों वगैरह खा रहे हैं, लाल मिर्च खा रहे हैं, लाल मिर्च पाउडर, या तीक्ष्ण औषधि या एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा खाए जा रहे हैं, या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स खाए जा रहे हैं, या रूखा अन्न खा रहे हैं, या हमारे आयुर्वेद में चित्रकादिबटी और क्षार बहुत सेवन किया जा रहा है। चित्रकादिबटी बहुत ज्यादा उष्ण होता है, कटु रस, कटु विपाक और उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य, ऐसे बहुत सारे चीजें खाई जा रही है, और रूखा अन्न खाया जा रहा है, स्निग्ध नहीं है। रुक्षता ज्यादा बढ़ेगी तो मूत्रकृच्छता होगी। मदिरा बहुत पी रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा क्षार धर्मी होता है, वो भी हीट करने से रुक्षता करता है। नित्य घोड़े और ऊंट आदि पे सवार होकर बड़े वेग से दौड़ने से, तो वो अपान क्षेत्र को दुष्ट करता है। जो बाइक, आज के जमाने में घोड़ा और ऊंट नहीं है, तो बाइक का सेवन ज्यादा हो रहा है, बाइक बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और जल के समीप रहने वाले जीवों का मांस बहुत खा रहे हैं। एक बार मनुष्य भोजन पचे बिना फिर अजीर्ण में भोजन करने से 8 प्रकार के निज दोषों की वजह से मूत्रकृच्छ हो जाता है।
वातज जो अपने 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 कारणों से पृथक अथवा सब मिलकर मूत्राशय में जब कुपित हो जाते हैं तो मूत्र के मार्ग में पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं, रुक्षता करते हैं और मूत्र बहुत कष्ट से उतरता है। इस रोग को मूत्रकृच्छ कहते हैं। मैंने जो अभी पढ़ाया यूटीआई मॉडर्न के उससे वो आगंतुक कारणों से है। ये बता रहे हैं वात से, पित्त से, कफ से, तीनों दोषों से, मूत्रवाहिनी नाड़ियों में घाव हो जाने से, मल का वेग रोकने से, अश्मरी रोग से भी, पथरी से भी, या वीर्य में किसी प्रकार का विकार हो गया, अष्ट वीर्य विकार ऐसे बोला है, उसके वजह से 8 प्रकार के मूत्रकृच्छ हो जाते हैं, ऐसा आचार्यों ने बताया। अब वातज, पित्तज, कफज, स्तन्यपातज, मूत्रपित्त। हाँ, आगंतुक कारणों से भी वातज भी हो सकता है, पित्तज भी हो सकता है, कफज भी हो सकता है, स्तन्यपातिक भी हो सकता है। आगंतुक कारणों से शुक्र तक उसका गामित्व होता है, शुक्र व स्त्रोतज को दूषित कर सकता है, वह भी एक कारण होता है। वो सब हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए, इसको आगे कौन पढ़ना चाहेगा श्लोक को? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? मुनमुन जी आप पढ़ेंगे? आपको काम आएगा, ऐसे पेशेंट आते हैं। मुनमुन प्रताप जी कृपया श्लोक को पढ़िए, शायद कुछ काम करे। बीना मैडम आप भी पढ़ दीजिए। मुनमुन जी पढ़िए। जी सर। तीव्र अति रुग्ध, यही बोला ना सर? हाँ। हाँ तीव्र हाँ, अति रुग्ध वयक्ष वंक्षण बस्ती में वंक्षण बस्ती में। भक्षण भक्षण एवं बस्ती में ड्रू। बोलिए बोलिए सब लोग। तीव्र अतिरुक्भक्षण बस्ती मेढे सो अल्पम मुहुर्मुत्र बतात। स्वल्पं मुहुर्मुत्र यतीह वातात् पित्तम अरे वो पित्तम सरक सरुजम सदाहम। पितं सर्कं तम सरुजं सरक्तम सदाहं सरोजम सदाहम। लक्ष्मी के भी पहले कृतम मुहुर्मुत्र पितात। पुत्रं मुहुर्मुत्र यतीह पितात् बस्ते बस्ते सलीलिंगस्य गुरुत्व सोथो। बस्ते बस्ते सलिङ्गस्य सलिङ्गस्य गुरुत्वसोऽसो गुरुत्वसोथो। मूत्रम सपिक्षम कफमूत्रकृच्छेः। मूत्रं मूत्रं सपिक्षं सपित्तं कफमूत्रकृच्छे कफमूत्रपुच्छै कफमित्र कृच्छे। सर्वांगी रूपांगी तु सन्निपातः। सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातः सन्निपाता। तो भवन्ति तत्कृच्छ्रतं हि कृच्छम्। भवन्ति तत्पुत्रं हि पुत्रं कृच्छम्। हिंदी भी पढ़ूं सर? हाँ, हिंदी पढ़िए। उरु, रान, मूत्राशय और लिंग में तीव्र पीड़ा, बार बार थोड़ा थोड़ा मूत्र उतरना, ये लक्षण बात से उत्पन्न मूत्रकृच्छ के हैं। मूत्र का रंग लाल व पीला हो, पीड़ा, दाह और कष्ट के साथ बार बार मूत्र उतरता हो तो पित्त के प्रकोप से मूत्रकृच्छ समझना चाहिए। लिंग और मूत्राशय में भारीपन तथा शोथ हो, मूत्र चिकना और सफेद हो तो कफज मूत्रकृच्छ समझना चाहिए। ऊपर कहे गए सब लक्षण मिलते हो तो तीनों दोषों से उत्पन्न मूत्रकृच्छ समझे, यह कष्ट साध्य होता है। हाँ, जी सर। अब ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से, आगंतुक कारण से या फिर निज दोषों की वजह से हेतु सेवन हो रहा है, उसकी वजह से जो वात से, पित्त से, कफ से जो सिम्टम्स होते हैं उसको समझना जरूरी है। हम आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले, तो हमें अंशांश कल्पना से ये चीजों को समझना चाहिए और याद आना चाहिए कि अगर उरु प्रदेश में, हाई रीजन में, मूत्राशय में, ब्लैडर के एरिया में या फिर यूरेथ्रा में बहुत पेन हो रहा है, बार बार थोड़ा थोड़ा करके यूरिन आ रहा है, तो पेन ज्यादा हो रहा है और बहुत कठिनाई से हो रहा है, तो ये बाद से उत्पन्न मूत्रकृच्छता के लक्षण है। अगर मूत्र का रंग रेड है या येलो है, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग मिक्सचुरेशन हो रहा है और तकलीफ के साथ ड्रिप बाय ड्रिप 1-2 ड्रॉप आ रहे हैं और बार बार यूरिन आ रहा है,
तो इसको पित्त के प्रकोप से मूत्रकृच्छ समझना चाहिए। मतलब पित्त के वजह से जो पित्त का इन्वॉल्वमेंट है यूटीआई में, अगर लिंग और मूत्राशय में भारीपन है, स्वेलिंग है, स्रोत है, मूत्र चिकना और सफेद आ रहा है, तो कफज मूत्रकृच्छ से समझना चाहिए। अब बहुत ही सफेद नहीं होगा, जो चावल के धुवन के समान अगर यूरिन आ रहा है तो प्रमेह में बताया है कि जो सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, वो तो अलग पैथोलॉजी होती है। यहाँ पे टेम्परेरी थोड़े टाइम से हो रहा है, सफेद हो रहा है, बहुत ज्यादा सफेद नहीं है लेकिन नॉर्मल से ज्यादा सफेद है। तो ये और फिर तीनों दोषों के लक्षण मिल रहे हैं, तो उसको सन्निपातज मूत्रकृच्छ समझना चाहिए। सन्निपातज जो होता है वो कष्ट साध्य होता है, बहुत मुश्किल से ठीक होने वाला, कष्ट देके वो साध्य होता है। शल्यज मूत्रकृच्छ पढ़ना है, कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप पढ़ेंगे प्लीज। हाँ सर। पढ़िए। मूत्रवाहिषु सलेन क्षतेस्यभि हतेषु वा। बोलिए मूत्रवाहिषु शल्येन क्षते शल्येन एष क्षतेषु वा मूत्रकुच्छ्रं तदाघात जायते भृशदारुणम्। मूत्रकृच्छ्रं तदा आघात जायते दारुणम् वातकुच्छ्रेण तुल्यानि तस्य लिंगानि निर्दिशेत्। वातकुच्छ्रेण तुल्यानि तस्य लिंगानि निर्दिशेत्। से सलाई चलाने के घाव होने पर अथवा और किसी प्रकार से चोट लगने पर मूत्रकुच्छ हो जाता है। यह बड़ा कष्टदायक होता है। उसके लक्षण वातकुच्छ कहते हैं। हाँ, अब ये है कि मूत्रवाहिनी नाड़ियां जो है वहां पे वो स्त्रोतक में कहीं पर भी सर्जरी करते टाइम घाव हो गया, इंजरी हो गया या चोट लग गया, तो वो मूत्रकृच्छ जो हो जाता है वो शल्यज मूत्रकृच्छ बोलते हैं, और बहुत तकलीफ देने वाला होता है। वहां पे इन्फेक्शन भी हो जाता है, और वो वहां पे इतना पेन होता है, इतना पेन होता है कठिनाई से कि वातकृच्छ के समान लक्षण होते हैं। पेशेंट चिल्लाता है, इतना ज्यादा पेन होता है। एलोपैथी में तो एनाल्जेसिक दे दिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में क्या चिकित्सा होती है ये हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं आज या कल में। अब पुरीशज और अश्मरीश मूत्रकृच्छ, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा ये श्लोक? डॉक्टर राम जी, भोसले सर, कोई पढ़िए आप लोग, या हरिहर सर आप पढ़िए, कोई पढ़िए ये श्लोक 6वां 7वां। टीना मैडम आप पढ़ दीजिए। हाँ, शकृत पुरुषज और अश्मरीज मूत्रकृच्छ। शकृदस्तु प्रतिघातात् वायुर्विगुणतां गतः। शत्रुतस्तु प्रतिघातात् वायुर्विगुणतां गतः। वायुर्विगुणात् गतः। आत्मानं वातशूलं च मूत्रसंगं करोति च। आत्मानं वातशूलं च मूत्रसंगं करोति च। संगम करोति च। करोति च। अश्मरीः तु तत्पूर्वं मूत्रकृच्छम् उदाहरेत्। अश्मरीः तु तत्पूर्वं मूत्रकृच्छम् उदाहरेत्। मल का वेग रोकने से वायु कुपित हो जाता है, तब पेट फूलता है, पेट में वातशूल होता है, मूत्र में रुकावट हो जाती है, जिसे अश्मरी रोग होता है। उसे अश्मरी के साथ मूत्रकृच्छ भी होता है। हाँ, जब मल का वेग रोक दिया तो वायु कुपित हो जाएगा, अपान वायु की दृष्टि होगी, पेट फूल जाएगा, अधमान हो जाएगा, पेट में वातशूल हो जाएगा, मूत्र की भी रुकावट हो जाती है मल वेग रोकने से। और अगर यूरिन ज्यादा रुक रहा है तो अश्मरी हो जाएगा, वो सूख जाएगा और अश्मरी का रूप धारण करेगा। और अश्मरी के साथ मूत्रकृच्छता भी होती है, क्योंकि स्त्रोतोरोध संग ऐसी संप्राप्ति हो रही है, स्थिराणाम ग्रंथि हो, ऐसा हो रहा है, तो ये और बीमार गमन, वायु का बीमार गमन हो रहा है, इसलिए वायु भी अच्छे से अपान वायु हेल्प नहीं कर रही है, इसलिए मूत्रकृच्छ हो जाता है। शुक्रज मूत्रकृच्छ वाला श्लोक पढ़ना है, प्लीज ये पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? डॉक्टर राम जी आप पढ़ेंगे? नहीं। डॉक्टर आदित्य सर आप पढ़ेंगे? धनबार सर कोई पढ़िए प्लीज। पढ़ू सर। हाँ पढ़िए।
शुक्रे दोषे रूपहते मूत्र मार्गे विधाविते शुक्रे दोषे रूपहते मूत्रमार्गे मार्गे विधावते शुक्रम मूत्र प्रेत्य कुच्छम द्वद्वस्ति मेहन शूलवान सशुक्रम शुक्रम मूत्रपुच्छे बस्ति मेहन मेहनम शूलवानः वातादि दोषों के प्रकोप से जब वीर्य में विकार हो जाता है और वीर्य मूत्र के मार्ग से निकलने लगता है तो रोगी का मूत्र वीर्य के साथ कष्ट से निकलता है। मूत्राशय और लिंग में पीड़ा होती है। हाँ, आप लोगों को अश्मरी मालूम है। और शर्करा को समान अंतर भेद। हाँ जी सर। हाँ, आप लोगों को पता होगा कि मेल जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम का ओपनिंग एक ही है, यूरेथ्रा एक ही है। तो अगर वातज दोषों से 8 तरह के जो वीर्य में विकार हो जाते हैं, तो जब वीर्य मूत्र के मार्ग से निकलने लगता है तो रोगी का मूत्र वीर्य के साथ बहुत कष्ट से निकलता है। यूरिन हो रहा है लेकिन वीर्य भी मिला हुआ है तो बहुत तकलीफ से हो रहा है, क्योंकि वीर्य की दृष्टि है वहां पे, शुक्रवार स्त्रोत की दृष्टि है। और मूत्राशय में और लिंग में बहुत पेन होता है, पीड़ा होती है। चलिए आगे का श्लोक है अश्मरी और शर्करा की समांतर और अवांतर भेद। ये प्लीज कोई श्लोक पढ़ दीजिए। टीना मैडम आप पढ़ दीजिए। अच्छा पढ़िए, तुम पढ़िए। अश्मरी शर्करा चैव तुल्य संभव लक्षणे अश्मरी शर्करा चैव तुल्य संभव लक्षणे विशेषणं शर्कराया शृणु कीर्तयतो मम विशेषणं शर्कराया शृणु कीर्तयतो मम पत्यमानम् अस्मर्ये अश्मरी पिच्छा उष्णम च वायुना पच्यमानास्मरि पिता शोष्माणा च वायुना विमुक्त कफसंधाना क्षरन्ति शर्करामता विमुक्त कफसंधाना क्षरन्ति शर्करामता हत्यपीडा वेपथुशूलं कुक्षय अग्नि च दुर्बल पीडा विपत्सुशूलं कुक्षावह्नि च दुर्बलः तया भवन्ति मूर्छा च मूत्रकुशं च दारुणम् तथा भवति मूर्च्छं च मूत्रपुच्छं च दारुणम् मूत्रवेग निरस्ताभि प्रशमं याति वेदना मूत्रवेग निरस्ताभि प्रशमं याति वेदना यादवस्या पुतेनेति गुडिका श्रोता मुखम् यावदस्या पुनर्नेति गुडिका स्रोतसो मुखम् हिंदी पढ़ दीजिए। अश्मरी और शर्करा की उत्पत्ति। अश्मरी और शर्करा की उत्पत्ति और लक्षण समान होते हैं। शर्करा रोग में जो विशेष बात होती है, जैसे कहते हैं सुनो, पित्त से पककर वायु से शुक्र और कफ के संयोग से उत्पन्न हुई अश्मरी जब कफ के संयोग से मुक्त होती है और मूत्राशय से शर्करा रूपे होकर निकलती है तो उसे शर्करा कहते हैं। अतएव अश्मरी और शर्करा एक ही रोग है। इसमें उपद्रव होते हैं, हृदय में पीड़ा, देह में कंप, कोख में शूल, मंदाग्नि, मूर्छा और दारुण मूत्रकृश होता है। मूत्र वेग से निकल जाने पर पीड़ा शांत हो जाती है। जब तक अश्मरी मूत्र स्रोत के मुख पर नहीं आती तब तक फिर पीड़ा नहीं होती। हाँ, अभी अश्मरी और शर्करा जो होता है, शर्करा मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, अश्मरी मतलब बड़ा जो कड़ा जैसा होता है।
ये समान लक्षण होते हैं, उत्पत्ति भी समान होती है। शर्करा रोग में विशेष बात की होती है, उसे कहते हैं, सुनिए, पित्त को पकाकर, वायु से सूखकर, कफ से संयोग होने से, अश्मरी जब कफ के संयोग से मुक्त होती है और मूत्राशय से शर्करा निकलती है तो उसे शर्करा कहते हैं, तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है तब। अतः और अश्मरी तो पूरा कफ का संयोग से बनी हुई रहती है। और अश्मरी और शर्करा एक ही रोग है, इसमें ये उपद्रव कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि हृदय में पीड़ा हो रही है, देह में कंप हो रहा है, कोख में कुक्षी में शूल हो रहा है, मंदाग्नि हो रही है, मूर्छा और दारुण मूत्रपित्त होता है। मूत्र वेग के निकल जाने पर पीड़ा शांत हो जाती है। यूरिन जब तक रुका है तब तक पेन हो रहा है, यूरिन निकल गया आराम पड़ता है। और अश्मरी मूत्र स्रोत के मुख पर नहीं आती है तब तक पीड़ा नहीं होती है, तब तक थोड़ा थोड़ा पेन होता है। इस तरह से मूत्र कृष्ण निदान समाप्त हुआ। कल हम लोग चिकित्सा पे बात करेंगे। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। एक ही दिन में सब चीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ा से बड़ा नेफ्रोलॉजिस्ट है, उसको पूरा पढ़ने में उतना टाइम लगता है, तो हम एक लेक्चर में तो पूरा नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। हम लोग फिर अब कल करेंगे शाम को 7 बजे। इस पर हम चिकित्सा पे अंशांश कल्पना से आयुर्वेद के हिसाब से क्या एंटीबायोटिक है, कौन सी वनस्पतियां हैं जो एंटीबायोटिक का रोल करती हैं, मूत्र विरेचनीय गण कौन से है, मूत्र विरंजनीय गण कौन से है, मूत्रल द्रव्य कौन से है, ये सब हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और जो आगंतुक कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, उस पे हमें क्या क्या आयुर्वेद के हिसाब से सोचना चाहिए, ये सब हम कल शाम को 7 बजे करेंगे। फिर मैं सेशन बंद करता हूँ। सेम आईडी और उससे पासवर्ड से हम रात को 9 बजे मिलते हैं। आप लोग मुनमुन जी अपने पेशेंट को दे दीजिए, हम केस टेकिंग वाला जो सेशन है रात को क्लिनिकल संभाषण, वो रात को 9 बजे करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।